नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। व्हाइट हाउस से हमारी महाबहस में आपका स्वागत है। हम आज यहाँ इसलिए खड़े हुए हैं कि क्योंकि ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी? ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बातचीत को प्रभावित करेंगे? क्या बराक ओबामा के साथ जो दोस्ताना था वो ट्रंप के साथ याराना में बदल पाएगा? और क्या मोदी का ट्रंप कार्ड पूरी दुनिया में चल पाएगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ निखिला नटराजन हैं जो कि यूएस बेस्ड एक पत्रकार हैं, स्मिता प्रकाश जी हैं जो कि एएनआई से जुड़ी हुई हैं, एएनआई की एडिटर हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जसप्रीत जस्सी साहब हैं। जस्सी साहब के बारे में बता दूं कि वो ट्रंप के बहुत नजदीकी सहयोगियों में से एक हैं और रिपब्लिकन पार्टी की जब कैंपेन चली थी तब उसके दौरान उन्होंने ट्रंप साहब की बेहद मदद की थी और अब एक विश्वसनीय सहयोगियों में से हैं। आत्मा सिंह साहब हैं, ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी के। हम समझने की कोशिश करेंगे सब लोगों से कि आखिरकार जिन मुद्दों पर बातचीत होनी है क्या ट्रंप को इम्प्रेस कर पाएंगे। स्मिता, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि 6 महीने बाद मिल रहे हैं ट्रंप, बड़ी देर कर दी। ऐसा क्या ये क्रिटिसिज्म सही है? देखिए, पहली बात तो हाँ, देर होती अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपनी टीम को इकट्ठा कर पाते। अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है 50% अपनी टीम को नहीं बना पाए हैं। तो जैसे स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट को अभी तक स्टाफिंग नहीं हुई है। स्टेट डिपार्टमेंट मतलब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, जो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो देखती है। तो जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी स्टाफिंग अभी तक हुई नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर यहाँ पे आते, से मार्च में आते, अप्रैल में आते, तो बात किससे करते? ट्रंप जो है अभी भी डोमेस्टिक एजेंडा को अपना प्राइम फोकस में रखा हुआ है। उन्होंने अभी तक अपने फॉरेन पॉलिसी में जो है वो इट जस्ट काइंड ऑफ अनरेवल्ड, क्योंकि कतर और सऊदी अरेबिया के बीच में जो तनाव पैदा हुआ है उसको लेकर, नॉर्थ कोरिया को लेकर, इन सब को लेकर उनका फोकस जो है उस पे लगा हुआ है। तो भारत जो है उनके लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में थोड़ा कम है। तो लेकिन इट्स अ रिलेशनशिप दैट वर्क्स, इंडिया यूएस रिलेशनशिप। तो जब अब उनकी नजर में जब आएगा, जब प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मिलेंगे तो एक फोकस होगा। एटलीस्ट उन्हें कुछ पता है कि फॉरेन पॉलिसी की तरफ किस तरफ उसको मोड़ना है, किस तरफ मोड़ना है। जस्सी जी, आप मानते हैं कि अब ट्रंप साहब को अंदाजा लग गया है कि वर्ल्ड की डायनामिक्स क्या है? 6 महीने उनको दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट की पद पर बीत चुके हैं। इसके बाद आप भारत की टुवर्ड्स उनका रुख कैसे, क्या सोच है उनकी भारत के बारे में? भारत के बारे में बड़ी पॉजिटिव सोच है। वो एक राष्ट्रपति बनने से पहले बिजनेसमैन थे और उनको भारत का पोटेंशियल, भारत की जो मार्केट्स हैं और भारत के साथ जो इकोनॉमिक टाइज हो सकते हैं उसका पूरा पोटेंशियल है। आप जानते हैं कि उनके पूना में, मुंबई में भी उनके बिजनेस रह चुके हैं, में भी एक टावर बना, गांव में भी है। तो उनको भारत के पूरा मालूम है उस बारे में और काफी पॉजिटिव तरीके से अभी जो एक वर्किंग डिनर ही हो रहा है कल पर, दैट्स द फर्स्ट डिनर जो व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए होस्ट कर रहे हैं। तो ये पहले राष्ट्राध्यक्ष है जिनके लिए एक डिनर होस्ट किया जा रहा है व्हाइट हाउस में। हाँ, पहले जो हुए थे वो आपको पता है मारा लार्गो में हुए थे और फ्लोरिडा में हुए थे, पर व्हाइट हाउस में ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए पहला डिनर होस्ट हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अहमियत रखता है, अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है। निखिला, आपसे जानना चाहूंगा कि जो सवाल सभी लोगों के जुबान पर है कि H1 वीजा का इशू क्या इस बातचीत के अंदर आएगा, क्या आप इसको पॉलिसी लेवल पे देखती हैं या ये देखती हैं कि क्योंकि हिंदुस्तान इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है तो इस मुद्दे को प्रायोरिटी पे रखा जाए? दीपक, H1 भी कोई नया मुद्दा नहीं है। ये बहुत सालों से दोनों तरफ से कंप्लेंट्स आई हैं और ये दुनिया में सबसे हाईली रेगुलेटेड वर्क वीजा है। ऐसे नहीं है कि बहुत इजी था और अब अचानक कुछ मुश्किलें हैं, ऐसे नहीं है। जिस तरह की पेपर वर्क होती है H1 में वो शायद किसी और वीजा में नहीं होती है। लेकिन एक छोटी सी चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, आपके दर्शकों का भी। ये बड़े मुद्दों पर नहीं है जो आप और स्मिता शायद एक्सपर्ट्स हों इन इश्यूज पर। छोटी सी चीज है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों ने मीडिया का इस्तेमाल, फ्री मीडिया, मैं सोशल मीडिया सिर्फ वो नहीं कह रही हूँ, जो भी उनके पास
मतलब इस इस्तेमाल करने के लिए जो भी यंत्र हैं, जो भी मतलब अवेलेबल है, चाहे वो मन की बात क्यों न हो, he has chosen an over the hill medium, so called रेडियो को किस तरह से उन्होंने अपनाया है टू रीच अ पॉलिटिकल मैसेज टू द मासेस. सो आई थिंक अगर मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, एक बहुत अच्छे पत्रकार जरूर होते. नहीं, वो ठीक है, लेकिन जस्सी जी, अगर हम बात करें ट्रम्प साहब की, तो ट्रम्प साहब मोदी जी को कितने अच्छी तरह समझते हैं, मोदी जी के बारे में क्या जानते हैं, क्या वो अपना पूरा होमवर्क कर चुके हैं, बराक ओबामा से जैसा दोस्ताना था, क्या ट्रम्प साहब इतना जानते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और मोदी जी किस तरह की शख्सियत है? मोदी वो पर्सनल टच देने की कोशिश करते हैं अपने डिप्लोमेसी. बिल्कुल करते हैं, और मोदी जी से 2 बार उनकी टेलीफोन पे भी बातचीत हो चुकी है. बल्कि मोदी जी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पहले राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने ट्रम्प से मुबारक दी थी जब वो जीते थे. पर रिलेशनशिप जैसे हर कंट्री के साथ अमेरिका ने एक रीसेट बटन किया है. हर कंट्री के साथ उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की एक पॉलिसी रखी है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, उसके बाद मैं कहीं और के बारे में सोचूंगा. और उसमें भारत के साथ कुछ एक मुद्दे हैं, जैसे H1B वीजा का है और क्लाइमेट जो ये उसका है. तो ये 2-4 मुद्दे जो हैं ये अब आ रहे हैं, बट काफी पॉजिटिव भी है. जैसे ड्रोन 29 ड्रोन्स की सेल हुई, $2 बिलियन का था. तो एट द एंड ऑफ द डे डोनाल्ड ट्रम्प साहब बड़े रियलिस्टिक हैं, वो अपने देश के लिए ही इज अ नेशनलिस्ट, और उधर मोदी साहब भी अपने कंट्री के लिए, इंडिया के लिए वो भी नेशनलिस्ट हैं. तो ये दोनों लीडर हैं, ये जो बात करेंगे ये दिल से करेंगे और अपने कंट्रीज के हित में रख के बात करेंगे, और उसमें एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि इनके आपस में बड़ी सारी सिमिलैरिटीज हैं. बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं. और चलिए हम बातचीत का सिलसिला सिमिलैरिटीज से ही शुरू करते हैं. मैं जस्सी साहब से जानता हूं, फिर स्मिता आपके पास आऊंगा. अब की बार ट्रम्प सरकार, ये नारा लगा था, ये नारा लगा था अब की बार मोदी सरकार, तो ये उससे प्रभावित था? बिल्कुल प्रभावित थे हम. ये हमेशा इनको था कि जिस तरीके से बीजेपी ने, मोदी जी ने जिस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था अपनी इलेक्शन में, उससे बहुत प्रभावित थे. इनके यहाँ पे हमारे भारतीय मूल के इनके कैंपेन में थे, जिन्होंने की सोशल मीडिया भी ट्रम्प कैंपेन के लिए किया था, और वो पूरा बड़े प्रभावित हैं मोदी जी के स्टाइल से, मोदी जी की लीडरशिप से. और ये दोनों लीडर्स के लिए, जैसे कि मैंने कहा, सिमिलरिटीज बहुत हैं. दोनों अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और दोनों जो हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है. आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में ऐसा लगा कि जो नरेंद्र मोदी जी का चुनाव था और जो डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव था, दोनों पैरेलल चले हो. मुझे तो कैंपेन के स्टाइलिंग से ऐसा लगा. आपको क्या है महसूस हुआ? देखिए, जरूरी नहीं कि 2 लोग जो एक जैसे लगते हो उनकी बनेगी. ये नहीं कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ट्रम्प भी नेशनलिस्ट है और मोदी जी भी नेशनलिस्ट है, दोनों की बन सकती है. हर प्रधानमंत्री देश के लिए कुछ करना चाहता है, देश की बेहतरी के लिए, इसीलिए तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं, राइट? इसीलिए लोग उन्हें वोट देते हैं. लेकिन अगर आप देखें कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अमेरिका फर्स्ट का, जैसे आपने कहा, जिक्र किया कि अमेरिका फर्स्ट उनका एजेंडा है, एक नैरो माइंडेड फोकस है. अभी उनका एक ब्रॉड फोकस नहीं आया कि अमेरिका का रोल क्या होना चाहिए विश्व में. वो अभी भी कैंपेन मोड पे ही चल रहे हैं. उन्होंने ऑलरेडी अपना अगले इलेक्शन के लिए कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं. वो ही इज लाइक अ मोर लाइक अ पीपल्स पर्सन. उन्हें रैलियों में जाना अच्छा लगता है, उन्हें कैंपेनिंग करना अच्छा लगता है. अभी अटलांटा में इलेक्शन हुए थे, वहां पे भी कैंपेनिंग करने के लिए उतर पड़े वो, और जीत गए. इलेक्शन जीत गई रिपब्लिकन पार्टी. हालांकि लोग कह रहे थे कि शायद डेमोक्रेटिक पार्टी जीते, क्योंकि ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स इतनी गिर चुकी थी, 30-35% पे आ चुकी है. फिर भी डेमोक्रेटिक पार्टी हारी और रिपब्लिकन पार्टी जीती. और यही कह सकते हैं हम कि ट्रम्प को इस शहर में, वॉशिंगटन डीसी में, एक आउटसाइडर माना जाता था, क्योंकि वो एक करियर पॉलिटिशियन नहीं थे, वो बाहरी थे, वो वॉशिंगटन डीसी के नहीं रहने वाले. उसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपने आप को एक आउटसाइडर समझते हैं. हालांकि 3 टर्म कर चुके हैं चीफ मिनिस्टर के, और पॉलिटिशियन है, करियर पॉलिटिशियन है, लेकिन अपने आप को एक दिल्ली वाला नहीं मानते. वो लुटियंस दिल्ली वाली बात नहीं रही उनमें. वो हमेशा अपने आप को कहते थे कि मैं बाहरी हूं, मैं दिल्ली के हाव भाव को नहीं जानता. लेकिन अब 3 साल के बाद वो दिल्ली के हाव भाव को पूरी तरह जान गए हैं, वो दिल्ली वाले हो गए हैं. तो जो ही हैज अ फोकस कि वो भारत को कहां पे पहुंचाना चाहते हैं विश्व मैप में. ट्रम्प जो है वो अभी तक नहीं जानते कि अमेरिका का रोल क्या होना चाहिए. बट
व्हेन इट कम्स टू इंडिया देयर इज अ काइंड ऑफ अ बाईपार्टीजन अप्रोच कि हम इंडिया के साथ हमारी बनेगी, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, क्योंकि भारत इतना बड़ा बाजार है। नहीं, जरूरी नहीं है दीपक। लेकिन देखिए, अगर आप देखेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी बुश के आने से पहले रिपब्लिकन पार्टी कभी भी भारत की तरफ उनका झुकाव नहीं था, लेकिन जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बने तो फिर वी गॉट द 123 न्यूक्लियर डील। उसके बाद द डोर्स ओपन्ड अप इन अमेरिका कि हम तिजारत कर सकते थे, हम ट्रेड कर सकते थे, हमारे जो टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिल रही थी, हाई टेक्नोलॉजी, वो रिपब्लिकन पार्टी के दौरान वो दरवाजे हमारे लिए खुल गए। और वो जब दरवाजे खुल गए तो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक एंट्री मिल गई। नहीं तो डेमोक्रेटिक पार्टी दे डिडंट हैव द वेयरविदऑल टू गो विद इट। तो एक सिलसिला बना चला आ रहा है। अगर वो बना चला आए तो वी विल सी द सेम कंटिन्यूएशन ट्रम्प सरकार में भी। आज सर्जिकल स्ट्राइक की जो बात उन्होंने प्रधानमंत्री ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही अपने पब्लिक फंक्शन के अंदर, वो अमेरिका की धरती से ये कहना कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पूरी दुनिया ने आवाज नहीं उठाई, मेरे ख्याल से ये एजेंडा तो फिक्स करता है। जब प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में बात की, वो एनआरआई से बात कर रहे थे, क्योंकि वो जब एनआरआईज यहाँ पर अमेरिका में थे और जब 26/11 हुआ, तब जो यहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है, तब उन्हें लगा कि हम इतने साल से यहाँ पर अमेरिका में कहते आए हैं दैट वी आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कोई हमारी बात नहीं सुनता था। लेकिन 9/11 के बाद उन्हें महसूस हुआ कि क्या होता है क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स, अमेरिका को महसूस हुआ। तो ही स्ट्रक अ कॉर्ड अमंग द नॉन रेजिडेंट इंडियंस। एज फार एज द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, टेररिज्म के ऊपर हमारी जो कोऑपरेशन अमेरिका के साथ है, वो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्केबल रिलेशनशिप्स जो हमारे अमेरिका और भारत के बीच। डिफेंस, cooperation on defense, cooperation in intelligence, cooperation on terrorism and cooperation on trade matters. इन मैटर्स को लेकर जो कोऑपरेशन रहा है वो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी झिझक के हमारी कोऑपरेशन रही है। तो वो दैट विल प्रोबेबली कंटिन्यू अंडर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ट्रम्प को कोई रीजन नहीं है कि उसको अगर रीवैम्प करने के लिए, रीजिग करने के लिए, रीथिंक करने के लिए, जिस तरह वो दूसरे मुल्कों के साथ कर रहे हैं, चाहे चाइना हो, रशिया हो, उसको रीमॉडल कर रहे हैं। लेकिन भारत के साथ रीमॉडल करने के लिए कोई There's no reason to do that. There is no reason. निखिला, क्या आपको लगता है कि जब टेररिज्म की बात आएगी तो पाकिस्तान की बात जरूर आएगी और भारत एक बार फिर एक पोठा सबूत देगा और ये बताएगा कि किस तरह से आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर चल रही है? जो भी थिंक टैंक्स के साथ हमने बात की, सभी इस बात पर सहमत हैं दीपक कि पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा आएगा जरूर। बट जिस तरह से मोदी वो बात रखना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही तरीके से रखेंगे। बिकॉज जैसे आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की बात जो उन्होंने कहा आज, इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन टू ब्रिंग इट अप एंड लाइक शी वाज सेइंग, स्मिता कह रही थी कि मे बी डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाट ही वांट्स। जसप्रीत ने कहा नो दैट्स नॉट ट्रू। आई थिंक व्हाट बोथ दीज लीडर्स नो, दोनों को ये जरूर पता है, ट्रम्प और मोदी को, कि जनता को क्या नहीं चाहिए, किस तरह की मैसेजिंग नहीं चाहिए, वो दोनों बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। दोनों मैसेजिंग क्या देनी है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से अच्छा कोई नहीं जानता। अमेरिका की धरती से ये कहना कि उन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भले से पाकिस्तान वो बात को इनकार करता हो, ना मानता हो, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है? देखो जी, जो यहाँ की इंटेलिजेंस है उसको ये बात पक्की मालूम थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, क्योंकि आप यहाँ पे, मैं एक बात देख रहा था कि यहाँ प्रधानमंत्री साहब आए हैं, पुलिस इतनी नहीं है लेकिन ये बग यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी बग्स। तो ये अभी इतने इंटेलिजेंट है कि किसी धरती में क्या और कब हो रहा है, भले हमारे भारत के पास इस बात के प्रूफ थे या नहीं थे, लेकिन अमेरिका के पास ये प्रूफ था कि इंडिया ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की है, तभी अमेरिका ने कोई भी सवाल नहीं उठाया। इससे और ज्यादा बात क्या हो सकती है? अमेरिका ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन जस्टिस साहब एक बात से हम शॉर्ट रह जाते हैं और वो उस बात से स्मिता भी मेरे साथ एग्री करेंगी कि लाख कहने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े आतंकवादी रह रहे हैं। दाऊद इब्राहिम जैसा मोस्ट वांटेड रह रहा है, हाफिज सईद जैसा जिसको अमेरिका ने टेररिस्ट घोषित कर रखा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उनको पनाह दे रहा है। अमेरिका को ये बात पता है। पाकिस्तान की गलतियों को क्यों नजरअंदाज करता है अमेरिका? खुलकर पूरी तरह से भारत का साथ क्यों नहीं देता? ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर भी, अभी आपने देखा है कि नवाज शरीफ साहब से उनकी कोई मिडिल ईस्ट कंट्रीज में गए हैं तो कोई उनके साथ 1-to-1
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा ही सख्त मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि आप अपना ये जो भी दुकानदारी है आतंकवाद की, इसको बंद करें और बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, नहीं तो हमारे आपके रिलेशनशिप जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। जो पहले फंडिंग दी जाती थी पाकिस्तान को, वो भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दी है और उसको एज अ लोन की वजह से अब देंगे, पर फंडिंग जो एड देते थे, जिसको एड कहा जाता था, एड बंद कर दी है। तो एक तरफ तो इन्होंने सख्ती है और दूसरा पाकिस्तान की इनको कोऑपरेशन भी चाहिए, क्योंकि ये लोग अफगानिस्तान में अभी भी जंग लड़ रहे हैं और वहां पे अभी और अपने सैनिक और बढ़ाने की बातें चल रही हैं। और दूसरी बात कि पाकिस्तान में फिर भी इनका अमेरिका का काफी एक हद तक कंट्रोल माना जाता है, तभी पाकिस्तान वो जिसको ट्रैवल बैन की लिस्ट में भी नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान की काफी चीजों में अमेरिका काफी अंदर तक कंट्रोल में है। तो वहां पे एक रिलेशनशिप है जो कि काफी एक वियर्ड रिलेशनशिप उसको कह सकते हैं, पर वो अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में उसको पाकिस्तान भी अभी नोटिस पर है। पाकिस्तान नोटिस पर है। स्मिता, आप ये बात मानती हैं? क्योंकि ओसामा बिन लादेन मारा गया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अफसरों को या सेना को एक चू भेजने के अमेरिका ने क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक क्लाइंट स्टेट है। अगर अमेरिका की गोद में नहीं बैठा तो चाइना की गोद में जाके बैठ गया है। अब तो जैसे ही अमेरिका इट टाइटन्स इट्स स्क्रूज, वो चाइना की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। आप देख रहे हैं जैसे सीपेक बन रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू बन रहा है, वो बलूचिस्तान में जो मर्जी चाहे कर रहे हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ कंट्री जिसने अपने ऊपर एक सुइसाइड वेस्ट लगा लिया और हाथ में बटन है, अगर कोई कुछ कहेगा तो कहते हैं हम बटन दबा देते हैं। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को विच वे इट गोज। तो अगर अमेरिका अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पे सख्ती बरतेगी तो वो चाइना की तरफ झुक जाएंगे। तो एंड अमेरिका जो है वो हमेशा एक भारत और पाकिस्तान के बीच कहने को तो हाइफनेट नहीं करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं इन द सेंस कि व्हेन इट कम्स टू डिफेंस रिलेटेड मैटर्स एक कन्वेंशनल वेपन्स को एक पैरिटी पर रखते हैं। भारत को बेचते हैं आर्म्स, भारत को प्लेन्स बेचते हैं और पाकिस्तान को दे देते हैं। तो इसमें हमको पैसे देने पड़ते हैं अमेरिका से खरीदने के लिए, उन्हें दान में मिल जाता है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि चाहे रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन हो या डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में आती है, कहने को वो सैंक्शंस लगा देते हैं, कहने को हिलरी क्लिंटन वहां जाके कहती है स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, लेकिन जब एक्चुअल टाइम आता है उन्हें ड्रोन्स भी पकड़ा देती है, उन्हें नाइट विजन गॉगल्स भी पहना देते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी देते हैं, F-16s दे देते हैं। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, इन स्पाइट ऑफ सैंक्शंस उनको सब कुछ मिल जाता है और वो सारी वेपनरी हमारे अगेंस्ट यूज हो जाती है, वो किसी और के अगेंस्ट तो यूज नहीं करते। ये तो बात मानेंगे आप कि पाकिस्तान जो भी करता है अमेरिका आंखें बंद किए बैठा रहता है। हमने देखा किस तरह से ओसामा बिन लादेन को मारा और सब लोग उसको देख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को कुछ कहा नहीं गया, पाकिस्तान की सरकार को कुछ नहीं कहा गया। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में ये काफी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, कई नेशंस को इन्होंने नजरअंदाज किया है। आप नॉर्थ कोरिया जो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी नजरअंदाज की ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ये अमेरिका का रुख जो है बहुत सख्त होता जा रहा है। अमेरिका ने ये रियलाइज किया है कि टेररिज्म जो है ये बहुत एक बड़ी बीमारी है जो अमेरिका तक पहुंच चुकी है, यूरोप को बिल्कुल खा रही है, और इसमें पाकिस्तान एक अहम भूमिका निभा रहा है टेररिज्म में। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रियलाइज करके इसके ऊपर, जैसे मैंने अभी पहले कहा, उनका रुख पूरी तरह बदल चुका है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अमेरिकन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान को के ऊपर टाइटनेस और काफी उनके ऊपर दबाव डालेगी। ठीक है स्मिता, मैं आपके पास आऊंगा कि निकला, क्या आप एग्री करेंगे जस्सी की बात से? जाहिर तौर पर आपके बहुत नौजवान व्यूअर्स होंगे, अगर इन सब चीजों को जो इन दोनों ने कहा उनको उसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझाना चाहें, एक ट्रायंगल ले लीजिए, त्रिकोणीय एक डायग्राम, टॉप में यूएस, दूसरे दो साइड में कोई भी दो कंट्री, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान। तो हेनरी किसिंजर ने 1970 में कहा था, नोन एज अ फॉरेन पॉलिसी काइंड ऑफ फादर फिगर, उन्होंने कहा कि हमेशा ये याद रखिए कि आपके जो भी डीलिंग्स हैं इन दोनों कंट्री से, वो उनके आपसी डीलिंग से ज्यादा होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स बेसिकली इट। स्मिता, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या ये इसी तरह की पॉलिसी पर कंटिन्यू करेगा अमेरिका? क्योंकि उसको अफगानिस्तान देखना है, उसको ये देखना है कि उस एरिया में जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की, वो अफगानिस्तान की सीमा पर बसा हुआ है, चाइना के क्लोज जा सकता है। इन सब चीजों के लिए कुछ चीजों पर आंखें बंद करके रहेगा ट्रम्प?
ये जो भी मिलिट्री डिक्टेटर पाकिस्तान में आया है उसने हमेशा यही कहा है कि हमारे सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है। पाकिस्तान की सबसे स्ट्रांग पॉइंट यह है उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन। जिस जगह वो बैठे हुए हैं, एक तरफ अफगानिस्तान है, चाइना भी करीब है, तो वो इसीलिए क्लाइंट स्टेट बने हुए हैं। तो अब जो है, अब देखिए आप, एक वो खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें एक पिंसर ग्रिप है। एक तरफ वो लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के जो यहाँ पर राजदूत है उन्होंने कहा वी आर फाइटिंग एन अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। मतलब उनके राजदूत ने ये तक कह दिया अमेरिका में। तो एक तरफ अफगानिस्तान के साथ अनडिक्लेयर्ड जंग है, भारत के साथ क्रॉस बॉर्डर जंग है, और दूसरी तरफ अब ईरान के ड्रोन्स, उनके ऊपर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। लेकिन क्या कोई फर्क पड़ता है? पाकिस्तान वही करता आया है जिस तरह कर रहे हैं। आपने जिक्र किया उसामा बिन लादेन का। उसामा बिन लादेन वहां पकड़ा गया, उसके बावजूद वो दे कंटिन्यू टू गिव प्रोटेक्शन टू दाऊद इब्राहिम। हाफिज सईद ओपनली बात कर रहे हैं, मक्की ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है वहां पर। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू नो कि एक तरफ जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, इंडियन सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप इज गोइंग टू चेंज। लेकिन अगर वो टेररिज्म से लड़ना चाहते थे तो वो सऊदी अरेबिया जाके उन्होंने वहां पे किया। सऊदी अरेबिया विच हैज प्रमोटेड एंड एनकरेज्ड पाकिस्तान वे टू मच। आप उनसे जाके कह रहे हैं कि आप टेररिज्म के खिलाफ लड़िए। अब सऊदी अरेबिया लड़ना चाहता है। आई मीन I can't see a big picture, I can't see a plan. ये knee-jerk reactions हो रही हैं टेररिज्म के खिलाफ rather than building a world consensus. आपको लगता है, क्योंकि जब अमेरिका पर हमला हुआ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तब मैं 2001 में यहां पर आया था 9/11 के बाद। पूरे अमेरिका ने एक प्रेजेंटेशन दिया, स्टेट डिपार्टमेंट ने एक प्रेजेंटेशन दिया कि ये आतंकवाद की दुनिया के खिलाफ जंग है। मतलब देखिए, आप इतने कंट्रीज के लोग मारे गए, कुछ 91 कंट्रीज का उन्होंने जिक्र किया था WTC अटैक में, तब उनको लग गया। लेकिन वैसा ही अटैक मुंबई पर हुआ, वहां पर भी कई देशों के लोग मारे गए, लेकिन उसको एक्सेप्ट करते वक्त भी उसमें कई इफ्स एंड बट्स लगे। इतना क्यों? कि नहीं मारे गए। जब उनको पता लगा कि उसमें अमेरिकन सिटीजन्स थे, तब उठ के वो आ गए। आपको अगर याद हो, तब अमेरिका ने सारी ट्रांसक्रिप्ट्स जो थी वो इंडिया को लाइव, इन्होंने इनकी इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इंडिया को दी थी कि ये जब वो आतंकी थे, जब वो अपने हैंडलर से बात कर रहे थे लाइव, वो अमेरिका ने इंटरसेप्ट करके इंडिया को दी थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका ने हमेशा इंडिया के खिलाफ आतंकवाद में आके, अमेरिका ने काफी 2001 के बाद, 9/11 के बाद, बुश एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद काफी दोनों देशों में एक निकटता आई थी। लेकिन हेडली और फाइल अभी भी खाली है। हेडली और फाइल अभी भी खाली है। वो हेडली का उन्होंने कांटा मछली को दिखाया रखा और बस, और कुछ नहीं। हाँ, पर वो देखो, उसमें थोड़ा सा, अब जैसे मैंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक राजनीतिक नहीं हो, पॉलिटिशियन नहीं है। पहले पॉलिटिशियंस का क्या होता है, गिव एंड टेक। अच्छा, आप हमको ये दे दो, हम आपको ये दे देंगे। इनकी पॉलिसी, ये बिजनेसमैन है, और सबसे बड़ी बात है अमेरिका फर्स्ट है इनके लिए, और टेररिज्म की ये पूरी दुनिया के खिलाफ है। और आप देखेंगे कि इन्होंने काफी, ये जो ट्रैवल बैन कर रहे हैं, एक जो साइन था सर्जिकल स्ट्राइक पे अमेरिका चुप रहा, ये अपने आप में साइन है कि अब ये भारत और अमेरिका जो है टेररिज्म पे एक सोच बनती जा रही है। और दूसरा, हम ये भी ना सोचे कि अमेरिका का अब एक, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि अब दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो, इनको जाके, अब अगर इंडिया को प्रॉब्लम है तो हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की वो बहुत अच्छी चीज थी, अगली बार उससे एक कदम और आगे जाएं। और अगर अपने जाके और हाफिज सईद को क्यों नहीं हम उठा लाते? अगर ये जा सकते हैं अमेरिका उसामा बिन लादेन को मार सकते हैं, तो हम इंडिया भी जाके कर सकता है। तो हमें उस तरफ भी सोचना चाहिए, हमें भी और थोड़ा स्ट्रांग होके और ये कई एक्शंस लेने चाहिए। और इस बार वर्ल्ड पूरा इंडिया की सपोर्ट करेगा। आप जस्सी के साथ हैं आप इस इशू पर? क्योंकि मुझे ये पॉइंट पे ये लगता है कि भारत अभी इतना कैपेबल नहीं बना है, या अमेरिका का पाकिस्तान पर अभी भी इतना हाथ रखा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन एस्केलेट वो नहीं होने देगी। सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो वन टाइम थिंग, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्स है और हमारे बीच एक बॉर्डर है। हम ये ऐसा नहीं कर सकते जिस तरह अमेरिका ने अमेरिका और पाकिस्तान के बीच देख लीजिए डिस्टेंस कितना है, एक इतना बड़ा मुल्क, एक छोटा मुल्क, एक क्लाइंट स्टेट, एक
द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिका और पाकिस्तान जो एक दूसरे के साथ करता है वो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ नहीं कर सकता। हमारी बॉर्डर है, हमारी इतनी पॉपुलेशन है और उनके पास कितने सारे डर्टी बॉम्ब्स हैं, एक बॉम्ब गिरा देंगे तो आप सोच लीजिए। सो एंड दे आर ओपनली सेइंग इट कि आप करके देखिए, सी व्हाट वी विल डू, न्यूक्लियर हमला कर देंगे, साफ बोलते हैं, तो धमकी देते हैं। हाँ, तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक बारी मैसेज देने के लिए जरूर किया गया था टू टेल पाकिस्तान। इससे वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि पाकिस्तान सीख चुका है और अब वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो ये जानता जरूर है दैट देयर विल बी इक्वल रिएक्शन। और हर बारी सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कोवर्ट एक्शन भी होता है जिसके लिए क्रेडिट नहीं लिया जाता, लेकिन एक्शन जरूर होता है। एक्शन जरूर होता है आपको। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि हमें इंडिया को, भारत को, हमारी जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, उसको हर बार पाकिस्तान की जो अमेरिका से रिलेशनशिप है उसके साथ नहीं तोलना चाहिए। आज मेरा आपसे कोई झगड़ा है और इनका भी आपसे कोई झगड़ा है, तो मैं ये ना कहूं कि मेरी जो आपसे रिलेशन, ये भी उसी रिलेशनशिप में आ जाए। इनका हो सकता है आपसे कुछ और रिश्ता हो, मेरा कुछ और रिश्ता है। हमें अपना रिश्ता बनाना चाहिए अमेरिका से, और जो सही है वो अमेरिका भी देख रहा है। जहां भारत के साथ ज्यादती हो रही है वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह भारत के साथ है, और जो भारत की एक अहमियत है दुनिया में वो पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त एक टेररिस्ट कंट्री की लेबल ले चुका है। भारत एक ऑलमोस्ट सुपर पावर है, इमर्जिंग डेमोक्रेटिक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो अगर जब हम अपने आप को छोटा करके पाकिस्तान के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं एक सुपर पावर के सामने, तो वो एक अच्छा नहीं लगता। उनको भी मालूम है कि इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। तो इसमें हमें थोड़ा सा, जो हमारे फॉरेन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दे आर पुटिंग द राइट इश्यूज इन फ्रंट ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये हम जो आज की मीटिंग है उसमें जरूर ये सारी बातें होंगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। निखिल, आप एग्री करती हैं स्मिता और जर्सी जी की बातों से? मोदी आए हैं तो रिजल्ट तो अच्छा ही निकलेगा, बिकॉज ही इज अ मास्टर पॉलिटिशियन। दीपक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो, उनके रग रग में पॉलिटिक्स है, वो नीचे से आए हैं, मतलब आरएसएस, संघ, एवरीथिंग। और अभी हाल में उत्तर प्रदेश इलेक्शंस जीत चुके हैं, और उसके बाद एमसीडी, जिस ठीक उसी तरह जैसे डोनाल्ड ट्रंप यूएस इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने जॉर्जिया जीता, बिल्कुल सिमिलैरिटीज हैं उसमें। तो इतने, वो एक अल्टीमेट पॉलिटिशियन है, तो वो बहुत ज्यादा गैप्स नहीं करेंगे, कोई ज्यादा गलतियां नहीं करेंगे, इन चीजों में गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन स्मिता, आपको लगता है कि चूंकि पाकिस्तान एक तरह से चाइना की गोद में बैठ गया है, पाकिस्तान ने आधे पाकिस्तान को चाइना के हाथों गिरवी रख दिया है, अगर ये शब्द भी यूज करेंगे तो भारत के लोग समझ जाएंगे। ऐसे में क्या अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ नहीं होगा? क्योंकि चीन और भारत का जो परंपरागत रिलेशनशिप है उसमें कोई सुधार होने की गुंजाइश फिलहाल तो दिखाई नहीं दे। देखिए, अमेरिका ने कुछ साल पहले, 2 साल पहले ओबामा जब भारत आए थे, तब जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला था उस टाइम कहा गया था कि भारत को एक पिवट स्टेट एशिया में माना जाए और वी शुड प्ले अ लार्जर रोल। और ये अमेरिका की डिमांड हमेशा भारत से रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब भी, जब भी इंटरनेशनल फोरम में जाते थे, चाहे एशिया के मुल्क हो चाहे यूरोप के मुल्क हो, सभी कहते थे आप ये पाकिस्तान, जैसे हमने कहा, पाकिस्तान विजन से बाहर निकलिए। आप हमेशा अपने आप को, डोंट ब्रिंग इट इनटू अ पाकिस्तानी विजन, आप एशिया के एक पावर अपने आप को समझिए। लेकिन भारत जो था उस टाइम बहुत घिरा हुआ था इंटरनल इश्यूज को लेकर। डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके पास एक पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था, और जैसे कहा गया कि फैसला लेने का अधिकार भी नहीं। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। शायद ये भी सही आपने कहा कि ही कुड नॉट प्रोबेबली गो बियॉन्ड व्हाट ही डिड। जो वो कर रहे थे शायद उतना ही कर सकते थे, उसके आगे नहीं जा सकते थे। लेकिन जब व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक ओवर, एक मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी जिसे कहा जाता है, जहां पर वी आर नॉट एम्बेरेस्ड, इंडिया इज नॉट एम्बेरेस्ड अबाउट प्लेइंग अ लीडरशिप रोल। आपने देखा सार्क में कैसे मोदी जी ने पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया है। सार्क में पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट, और एक प्रधानमंत्री नहीं, कई सारे प्रधानमंत्री भारत के, इन्होंने कोशिश की है पाकिस्तान को सार्क से अलग करने की, क्योंकि सार्क जो था वो एक इंडिया बैशिंग
फोरम बन गया था, तो वो फोरम अब वो फोरम नहीं रहा, पाकिस्तान उसमें है ही नहीं, और पाकिस्तान को समझ में भी नहीं आया कि हुआ कैसे। तो वही अगर वो एग्जाम्पल लिया जाए और वही एग्जाम्पल को बाकी जगह, चाहे आसियान हो, चाहे ईयू के साथ हमारी जो संबंध है उसमें हो, या फिर अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, इन सभी मुल्कों के साथ और इन सभी गुटों के साथ अगर हम यही रवैया अपनाएं कि हम पाकिस्तान के बारे में बात तक नहीं करेंगे, वो हमारे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते, लेकिन एक दूसरे लेवल पर हम पाकिस्तान के साथ निपटते रहे, मतलब चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे कोवर्ट एक्शन हो, चाहे उन्हें आइसोलेट करने की कोशिश हो, वो भी करते रहे, लेकिन एट अ डिफरेंट लेवल। और जब हम इंटरनेशनली इनके साथ डील करते रहे, वो एक दूसरे लेवल पर। अगर ये एजेंडा मोदी जी का रहेगा, क्योंकि पिछले 3 साल में लग रहा था दैट इज द पाथ दैट इज गोइंग ऑन, क्योंकि एक ही साल बचा है अब, क्योंकि 2018 के बाद फॉरेन पॉलिसी विल नॉट बी इन बीजेपीज एजेंडा, उसके बाद वो इलेक्शन मोड पे चले जाते हैं। मुझे तो भाषण सुन के मतलब कल लगा कि हमको भाषण सुन के कि प्रधानमंत्री हम 2019 के श्री गणेश अभी से करते। हाँ, क्योंकि यूरिया के बारे में रहे थे, गैस सब्सिडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैं भी सोच रही थी करप्शन के बारे में बात की, करप्शन के बारे में बात करें कि एनआरआईज के साथ ये सब क्यों। लेकिन दीपक, इसमें भी एक पॉइंट है, क्योंकि वो एनआरआईज को बता रहे थे कि मेरी सरकार यानी कि बीजेपी की जो सरकार है वो उनके लिए गरीबों की सरकार है, भारत को एक टू टेक इट आउट ऑफ पॉवर्टी और एक स्टेबल सरकार एक स्टेबल कंट्री बनाना है, ताकि एफडीआई जो है वो भारत में आए और आप निवेश करें भारत में। तो इट वाजंट जस्ट एन इलेक्शन रिलेटेड स्पीच, जो पहले लगा हम सबको कि ये तो इलेक्शन स्पीच लग रहा है। जस्सी जी, ये सामने हमको व्हाइट हाउस दिख रहा है, हम व्हाइट हाउस के बैकग्राउंड में हैं। आप मुझे बताइए कि कल क्या क्या करने वाले हैं ट्रम्प साहब मोदी जी के लिए, कल का कुछ शेड्यूल बताइए हमको। सर, कल उनकी दोपहर में सबसे पहले उनके साथ मीटिंग है, दोपहर का लंच 1-to-1 मीटिंग है, और उसके बाद मोदी जी व्हाइट हाउस में काफी घंटे रहेंगे। यहाँ पे वो जो मुझे सूचना मिली है 5 से 6 घंटे रहेंगे, वर्किंग पूरा दिन है उनका यहाँ पे, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वेरियस मीटिंग्स चलती रहेंगी। जो ड्रोन्स की जो सेल है उस पे फाइनलाइज होगा, और भी कई मुद्दे हैं जिसपे फाइनलाइजेशन होएगा, और शाम को फिर उनके लिए जो भोज है वो रखा गया है यहीं व्हाइट हाउस में। तो पूरा दिन एक समझ लीजिए कि आप अमेरिकन राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री के साथ कल बिताएंगे। तो क्या थोड़ा सा इंडियन खाने का टच भी होगा डिनर की टेबल पे? बिल्कुल, ट्रम्प साहब भी काफी उन्हें पसंद है इंडियन खाना, तो जरूर होगा। अभी मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, पर उनको जो पसंद है ट्रम्प साहब की, वो भी इंडियन खाना पसंद करते हैं, और प्रधानमंत्री काफी सादा खाना खाते हैं, तो इंडियन टच तो जरूर होगा। निखिला, आगे बढ़ते हुए स्मिता ने एक बात कही, जस्सी साहब ने एक बात, लेकिन जो बड़ा पॉइंट है, क्या वाकई हमको पाकिस्तान फोबिया से उठकर एक महाशक्ति की तरह बात करना शुरू कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल से वो शुरू हो गया है। और दूसरी बड़ी बात मेरे ख्याल में ये है दीपक कि भारत में मोदी की जरूरत थी ये दिखाने के लिए कि ऑपोजिशन इतना बेहाल है। अमेरिका में ट्रम्प की जरूरत थी ये दिखाने के लिए कि ऑपोजिशन कहीं है ही नहीं। आई थिंक दैट्स क्वाइट स्ट्राइकिंग फॉर मी। कभी ऐसे नहीं हुआ है कि 2 हेड्स ऑफ स्टेट मिल रहे हैं इंडो यूएस में, और दोनों पॉलिटिकल हाइपर हैं। आत्मा सिंह जी, ये बताइए कि आप चुनिंदा उन लोगों में से थे जो बीजेपी में थे और यहाँ रहने वाले, यहाँ के वोटर भी हैं, और आप ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा क्यों था, किस लिए था? क्योंकि ट्रम्प एक ऐसा इंसान है जो डिसीजन मेकर है। ये सीईओ किस्म का आदमी है, इसने बिजनेस किया है। जब भी ये किसी प्रोजेक्ट को हाथ में लेता है तो उसको कंप्लीट करने का उसका टाइम होता है, उसका विजन जो है, उसका जो जब वो टारगेट पे फोकस करता है तो उसको पूरा करके भी दिखाता है, सबसे पहली बात। और सेम सिमिलर मोदी साहब में भी है, अगर उन्होंने जो कह दिया वही करेंगे। तो मैंने ट्रम्प साहब को, जस्सी साहब ने सबसे पहले सपोर्ट करना शुरू किया, उसके साथ फिर मैं भी इन्वॉल्व हो गया ट्रम्प को। और हम बहुत पहले से ट्रम्प साहब को जानते थे, उनके काम करने के तरीकों को जानते थे, उनका भारत के प्रति झुकाव जो है वो दुगली नीति नहीं खेलते, वो जो बात करते थे स्टेट करते थे, और इसी बात के कारण उनका भारत की तरफ झुकाव है। और हम भारतीयों को यहाँ रहते हुए उनका सपोर्ट करना चाहिए। शुरू में हमें बड़ा अजीब लगा, लोग हमको, घर वाले भी बोलते थे, मेरी वाइफ भी कई बार कह देती थी किसको सपोर्ट कर रहे, लेकिन अंदर से हमको विश्वास था कि ट्रम्प एक ऐसा इंसान है जो दुनिया में शांति का एक मसीहा कहलाएगा। अच्छा स्मिता, मेरे ख्याल से अंकुर बताएंगे, हमारा वक्त पूरा हो चुका है क्या? 5 मिनट है हमारे पास और बातचीत करने के लिए। तो
और मुद्दों पर आऊं, आपके हिसाब से अन्य कौन कौन से मुद्दे, एक डिफेंस कॉर्पोरेशन हो गया, एक न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन हो गया, यूएन की परमानेंट सीट हो गई, भारत और पाकिस्तान का रिलेशन हो गया, इससे आगे इस रिलेशनशिप को कहां ले जाया जा सकता है? देखिए, वीजास का इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू है, या जो बिजनेस कम्युनिटी है। बट हमको ऐसे संकेत मिले कि शायद दो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लेवल पे ये बात ना हो, ये बात नीचे के लेवल या हो सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं दीपक कि जब प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मिलेंगे शायद ऐसी छोटी छोटी बातों पे नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लेवल पर छोटी बात होती है, लेकिन आप और मेरे बीच ऐसे होता है कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज है। जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि घर में डोमेस्टिक क्राइम, अब डोमेस्टिक क्राइम को लेकर प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट तो बात नहीं करेंगे, लेकिन डोमेस्टिक क्राइम इज अ बिग इशू। और रेशियल अटैक्स, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने, अमरिंदर सिंह ने कहा है कि देयर हैव बीन अटैक्स ऑन द सिख कम्युनिटी एंड द सिख कम्युनिटी इज वरिड। वो सुषमा स्वराज से उन्होंने कहा कि आप ये मुद्दा उठाइए, जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो उन्हें उठाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री ये उठाते हैं कि नहीं, मुद्दा मुझे नहीं पता, लेकिन रेशियल क्राइम को लेकर भारतीय जो है वो बहुत चिंतित हैं। जो एनआरआईज पेरेंट्स एसोसिएशन है भारत में, उन्होंने भी कहा है प्रधानमंत्री से कि आप प्लीज बात कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री शायद उनके लेवल पर बात ना करें, लेकिन जो डेलीगेशन लेवल है शायद वो बात करेंगे अबाउट द क्राइम सिचुएशन एंड टू से कि रेशियल अटैक्स जो है उसके साथ वो चिंतित है। लेकिन दैट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर वो ऐसी छोटी बात पे पहले मीटिंग में ही अगर वो इस बात को छेड़ेंगे तो इट माइट, जैसे कहते हैं ना, अपसेट द एप्पल कार्ट, की बाकी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। हाँ, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, जो बाकी बड़े मुद्दे हैं उन पर शैडो लग जाएगा। तो आई थिंक दिस मीटिंग जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के बीच मंडे को होने वाली है, तो दैट मीटिंग इज मोर अबाउट गेटिंग टू नो ईच अदर। 5 घंटे की मीटिंग जरूर हो सकती है, लेकिन वो 5 घंटे में वो फ्लैश आउट नहीं होते। जो इश्यूज हैं उनको सिर्फ छेड़ा जाता है और उनको बताया जाता है कि हम इस एजेंडा पे चढ़ेंगे कि वी हैव ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट टुवर्ड्स ईच अदर, कि हम दोनों के गोल्स एक होने चाहिए। देखिए, जैसे टेररिज्म का मुद्दा जब आप बात कर रहे थे, व्हाट कैन अ कंट्री से कि हाँ हम टेररिज्म को सपोर्ट करते, नहीं। ऑब्वियसली सारे मुल्क यही कहेंगे कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन उसके लिए आप कितनी दूर जाएंगे, आप कितने कदम उठाएंगे और कहां तक आप जाने को तैयार हैं। इसके लिए फर्स्टली वी डोंट इवन हैव अ डेफिनेशन फॉर टेररिज्म। भारत कई साल से ये कहता आ रहा है कि हम टेररिज्म को डिफाइन तक नहीं कर सकते ग्लोबली। एक गुड टेररिज्म है, एक बैड टेररिज्म है, कुछ लोगों को टेररिज्म लगता है, कुछ लोगों को कुछ और। आप देखिए कि फॉरेन नेटवर्क्स जो हैं भारत में, कश्मीर में जैसे ही अटैक हो जाता है वो गनमैन कह देते हैं, वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते। हमारे नेटवर्क्स कह देंगे कि आतंकवादी हैं, लेकिन उनके लिए वो गनमैन है, वो सेपरेटिस्ट है। हालांकि वो गन उठा के आर्मी के यूनिफॉर्म जवान को मार रहे हैं, आम आदमियों को मार रहे हैं। आम आदमियों को मारे। जब आम आदमी को मार रहे हैं तो क्या वो टेररिस्ट नहीं है उनमें? और सेपरेटिस्ट और गनमैन कैसे कह सकते हैं आप उनको? लेकिन फॉरेन नेटवर्क्स ये कहते हैं, फॉरेन चैनल्स ये कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट ये कहती है कि दे आर इंडिजिनियस सेपरेटिस्ट। तो ये टेररिज्म का जो मुद्दा है उसमें देयर इज नो ग्लोबल कंसेंसस। तो जब तक वो नहीं बनता, एंड मे बी ट्रम्प गिव्स द लीडरशिप फॉर दैट, अगर वो सबसे पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड है आज, अगर वो इस डायरेक्शन में चलें कि हम टेररिज्म के ऊपर एक ग्लोबल कंसेंसस करें, तो इट्स पॉसिबल दैट कैन बी डिस्कस्ड टू। क्या वक्त आ गया है कि अब हम टेररिज्म के खिलाफ वर्ल्ड को लाने के लिए डिफाइन करें कि क्या टेररिज्म है? क्योंकि हर कंट्री के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में कहा है कि कोई गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म नहीं है, देयर इज वन टेररिज्म। तो ये तो ऑलरेडी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर कर चुकी है कि टेररिज्म इज टेररिज्म, और बिल्कुल इसमें कंसेंसस उन्होंने यही शुरू किया है। जो सबसे पहले वो सऊदी अरेबिया गए हैं और सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को उन्होंने इकट्ठा किया है और वहाँ पे टेररिज्म के खिलाफ एक सेंटर बनाया है। उसका मकसद यही था कि वहाँ जाके वो टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई शुरू करें, जो कतर के साथ उसके बाद हुआ है। और जो पाकिस्तान की रहेल शरीफ हैं, जो कि सऊदी अरेबिया के उनकी जो आर्मी थी उनके हेड बन रहे थे, पाकिस्तान के पहले चीफ रह चुके हैं, उन्हें भी अब सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया है। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट के बाद हुआ है। तो अमेरिका ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है और ये आप बहुत जल्द, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इसमें आप ग्लोबली रिजल्ट देखेंगे। आज यूरोप भी मान गया है कि टेररिज्म क्या है। वो जो एक वर्ड था इस्लामिक टेररिज्म, जिससे वो सब कतराते थे, कि आज अब सब ओपनली कह रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म, और यूरोप इसका सबसे बड़ा विक्टिम है इस वक्त, एंड दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग। और अमेरिका भी उनको कब से कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ये अपने कैंपेन में कह रहे थे कि टेररिज्म को आप जानिए, हमें खतरा है, पर उस टाइम जो
हमारे जो अपोजिशन में डेमोक्रेट्स थे, वो लोग इसको बड़ा लिबरल लेते थे। टेररिज्म को प्रेसिडेंट ओबामा ने कभी इस्लामिक वर्ड यूज ही नहीं किया। अब जिस चीज जो है उसको उस चीज से कहना पड़ेगा। तो जब तक आप ये ना समझेंगे कि ये टेररिज्म कहाँ से आ रहा है, अब ये इस्लामिक टेररिज्म है, क्रिश्चियन टेररिज्म नहीं है, हिंदू टेररिज्म नहीं है, पर इट्स इस्लामिक टेररिज्म, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट और उसके पीछे जाना पड़ेगा। तो वो अब आइडेंटिफाई हो चुका है और ये ग्लोबल कंसेंसस अब बन रहा है और इसमें ये बहुत जल्दी इट्स अ हार्ड बैटल, इट्स अ लॉन्ग बैटल, बट व्हेन दे आर लीडर्स लाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड लीडर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो इसकी हम बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं। तथ्य जरूर यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि हम इस पर बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर, उस देश में जहाँ पर जितनी आबादी है उतने हथियार हैं। और सो आई मीन यू हैव टू हैव दैट कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्टेक्स्ट भी हमको रखना। हथियारों के बारे में एक मैं कहना चाहूंगा कि हथियार तो अगर यहाँ पे गन्स कंट्रोल का इतना आजकल मुद्दा उठा है, मैं गन कंट्रोल के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि आप अगर गन्स ले लेंगे तो अब तो वो गाड़ियां चढ़ाने लग गए हैं। कल को आप बसें बंद कर देंगे, कल को आप बोलेंगे कार नहीं चला सकते। आज जो आपने गन्स बंद कर दी तो चाकू से स्टैबिंग्स होना शुरू हो गई हैं। तो ये गन्स या वेपन्स जो है ये नहीं खराब, जो लोग जिनके हाथों में आते हैं वो खराब होते हैं। तो यही करना चाहिए कि ये खराब हाथों में न जाए बल्कि ठीक हाथों में जाए, और अगर ठीक हाथों में जाएंगे तो ये तो प्रोटेक्शन भी आप कर सकते हैं। मैं एक सिख हूँ, मुझे तो धार्मिक चिन्ह है मेरा एक वेपन रखना फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माई सेल्फ एंड अदर्स। तो ये तो मैं गन कंट्रोल के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, और अमेरिका में ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हमें गन्स का यहाँ पे बेयर करने का राइट है। बिल्कुल। और चलते चलते स्मिता, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको इस विजिट में कितनी पॉजिटिव होप है, पूरे अगर विजिट को समअप किया जाए तो? अभी विजिट खत्म नहीं हुई तो सम अप करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है वो प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच में जो होना है वो अभी बाकी है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि प्रधानमंत्री ने ज्यादा वक्त नहीं वेस्ट किया, इमीडिएटली आ गए। 6 महीने में आ चुके हैं और एक एजेंडा सेट कर रहे हैं कि भारत जो है अमेरिका के साथ एक कंटिन्यूटी रखे अपने पॉलिसीज में। तो वो आके ही डिड नॉट वेट, क्योंकि अभी तक इफ यू नोटिस कि अमेरिका जो है उसने अपने एम्बेसडर को नहीं भेजा भारत। सो they don't have a South Asia point person as yet. तो वो भी नहीं हुआ। लेकिन India was not waiting कि हाँ अमेरिका will get its act together। वो उतर चुका मैदान पर। आइए हम आपको बताते हैं कि इसको फॉरवर्ड कैसे लेके जाना है। So I think it's a positive step. आत्मा सिंह जी, चलते चलते ये जानना चाहूंगा कि 3 साल आपने मोदी के देख लिए। जब वो पहली बार यहाँ पर आए थे तब भी आप मौजूद थे। अब 2 साल में उन्होंने कहा 3 साल बेमिसाल, अब 2 साल में और कौन सा कमाल देखना चाहते हैं? देखिए, अभी तक के तो उन्होंने जितना काम किया, होमवर्क किया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। आपने देखा होगा कि पहले पब्लिक इवेंट्स होते थे, बड़े बड़े इवेंट्स में जाते थे, लोगों को इनवाइट किया जाता था हमारे बीजेपी की तरफ से भी कि आइए हमने वेलकम करना है। लेकिन इस बार पहले ये इंस्ट्रक्शन था कि इन सब चीजों से बच के हमने जो अपना बिजनेस लेके इंडिया जाना है, और दूसरा जो ट्रम्प साहब से जो भी मुलाकात हो रही है और जिस डील पे बात करनी है, टेररिज्म को मेन मुद्दा मान के जो बात करनी है उस पे वर्क किया जाएगा। और मैं सुबह से देख रहा हूँ मोदी साहब सुबह जितने बजे से उठे हैं और पूरी खलबली मची हुई है पूरे होटल में, और सुबह से कंपनी पूरा काम कर रही है। आज सारे सीईओज भी आए थे सुबह और उनसे भी बातचीत हुई है, उनसे भी जो डील थी, मैंने आज सिटी बैंक वालों को भी देखा था, बहुत सारे ऐसे सीईओज थे जिनको मैं, बग्गा साहब भी आए थे, मास्टर कार्ड वाले, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आके मीटिंग की और उन्होंने बहुत सारी चीजें, ऐसा बिजनेस जो भारत को ले जाना है उस पर बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई। और सबसे बड़ी बात मोदी साहब की है कि ये वेट नहीं करते कि मुझे किसी से फैसला लेने की, ये पहले होमवर्क करके आए हैं। अगर इस वे में या इस वे में, अगर आप इसको इस तरह मानते तो भी ठीक है, अगर नहीं मानना है तो इस मुद्दे पे दोबारा बात नहीं होगी। ठीक है, आज नजरें व्हाइट हाउस पर लगी हुई हैं पूरी दुनिया की, क्योंकि जो बैठक होने वाली है दोनों नेताओं के बीच, पूरी दुनिया जानना चाहेगी कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नेता और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता क्या बात करते हैं, और क्या भारत को एक साउथ एशिया का लीडरशिप का रोल अमेरिका देगा। ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी ने उसके लिए माहौल पूरी तरह से बना दिया है।